Okay, guys, so very good morning to one and all again. In last class, we were talking about Rolle's theorem, and in offline classes, we had done some questions of Rolle's theorem as well. In online class, no doubt, we solved some questions of Rolle's theorem. Today, we will be discussing uh, the second mean value theorem, which is in your syllabus. Lagrange's mean value theorem, and questions based on Lagrange's mean value theorem, and some more questions of Rolle's theorem. So more or less Lagrange's mean value theorem and Rolle's mean value theorems are same. Uh, there is only one difference, otherwise both are almost same. So if you attended my last class very attentively, then you will not face any kind of problem in Lagrange's mean value theorem. So I think we should start now. Lagrange's mean value theorem और Rolle's theorem का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है. तो आपने अगर लास्ट क्लास मेरी रोलेस थ्योरम की अच्छे से अटेंड की है तो फिर आपको लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. पीपीटी इज विजिबल. कैन एनीबडी प्लीज कंफर्म? Yes, sir. Okay, thank you. So this was Rolle's theorem we had done in last class, the statement, the geometrical interpretation, and one question. One more question we will do today. फिलहाल मैं अभी नहीं करवा रहा आपको ये क्वेश्चन. सबसे पहले रोलेस लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कर लेते हैं, उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम रोलेस थ्योरम का. ओके. तो what is the statement of Lagrange's mean value theorem? It is almost same. I have already told you. What is the statement? There is a function fx defined in the same closed interval a to b, or you can say the domain of this function is closed interval a to b. This function is continuous in this closed interval ab and derivable or differentiable in the open interval ab. Then there exists at least one value of c of x in the open interval ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. रोलेस थ्योरम मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, ग्राफिकली भी समझाई थी. उसमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे. फर्स्ट पॉइंट था द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी. द फंक्शन, सेकेंड पॉइंट था द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी. और थर्ड पॉइंट था उसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यहाँ पे बस वो थर्ड पॉइंट नहीं है. सो देर इज अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड in closed interval AB in such a way that it is continuous in the closed interval AB, differentiable in the open interval AB. फिर रोलेस थ्योरम में क्या था? थर्ड पॉइंट को छोड़ के यहाँ थर्ड पॉइंट नहीं है. उसके बाद में क्या था? रोलेस थ्योरम में ये था कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल AB सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. ये था रोलेस थ्योरम में. और लेग्रांजेस थ्योरम में क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रोलेस थ्योरम एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. वहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ डैश सी को 0 किया था. यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश सी को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल करेंगे और सॉल्व करके सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे.
वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स, मतलब कम से कम एक सी की वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और जो भी सी की वैल्यू आएगी वो ध्यान रखना ओपन इंटरवल ए से बी में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ओपन इंटरवल ए से बी में बिलोंग नहीं करती है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, और वो ही सी की वैल्यूज़ एक्सेप्ट होगी जो ओपन इंटरवल ए से बी में बिलोंग करती है। So I think statement is very clear to everyone. Is there any doubt in the statement? No, sir. Okay. Am I audible clearly? The sound is okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका। रोलेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट हो जाता है तो उसका स्लोप ज़ीरो हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए एफ डैश सी ज़ीरो हो गया था रोलेस थ्योरम में। यहाँ पे देखिए एफ डैश सी इक्वल है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको थोड़ा सा कोई बताएगा ये क्या चीज़ है? It's a slope, sir. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज स्लोप। अच्छा, किस लाइन का स्लोप है ये, कोई आइडिया है? सर वो कर्व पे टेंजेंट खींचने का। यस, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज स्लोप। और एफ डैश सी क्या होता है? is also slope. Sir, point पे slope. करेक्ट dy करेक्ट, dx. बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू सी पर स्लोप है ये वाला भी। इसका मतलब ये हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि x इज इक्वल टू सी पर जो फंक्शन का स्लोप बनेगा वो बेसिकली वहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है उसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए। इज नॉट सो? Yes, sir. तो देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच डिफाइंड है। ये b1 नहीं है, ये b है, ध्यान रखना है। The curve is defined in between a to b. First point is satisfied because you can see that this curve is continuous throughout. There is no break in this function in this curve, so it is continuous in the interval a to b. Second point is satisfied as well because there is no sharp point in this curve, so it is throughout differentiable in the open interval ab. There is no point of non-differentiability here because there is no sharp point here, so it is differentiable. थर्ड पॉइंट यहाँ पे है नहीं रोलेस थ्योरम की तरह, तो इसने बोला है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं x इज इक्वल टू सी ले लूँ, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो ये वाला होगा, आप देख सकते हैं। जी सर। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो नो डाउट एफ डैश सी होगा। इज इट ओके और नॉट? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है a कॉमा एफ ऑफ ए, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए होगा, तो ये पॉइंट हो गया a एफ ऑफ ए। x इज इक्वल टू बी पर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ बी होगा, तो ये पॉइंट हो गया b एफ ऑफ बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, कैपिटल ए बी। तो कैपिटल ए बी जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए सर। करेक्ट। तो जो ए बी लाइन है उसका स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और आप देख सकते हैं कि ए बी लाइन जो है वो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? m1 इज इक्वल टू m2। सर इक्वल होते हैं। Yes, sir.
और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है? M1 into उनका प्रोडक्ट M2 -1 is equal to Yes. -1. -1 के इक्वल हो जाता है इन दोनों का Yes, मल्टीप्लाई। correct. The slope, the multiplication or the product of the slopes will be -1. तो ए बी लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ध्यान रखना एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बोला है मैंने, तो सी की एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है और वो हमेशा ओपन इंटरवल ए से बी में लाई करेगी। एनी डाउट in the statement and geometrical interpretation before moving to the question? No, sir. Good. क्वेश्चन तो आपको पता ही है, काफ़ी सिंपल होते हैं इसके। चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एफ एक्स फंक्शन है log x। आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि वेरीफाई लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx is equal to log x defined in the interval 1 to e. If it is verified, then find the value of c. यही आएगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है? आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रीवियस क्लास में मैंने लिखवाया था। क्वेश्चन ऐसा आएगा, वेरीफाई लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और वेरीफाई रोलेस थ्योरम for the given function fx defined in the given interval, full stop. If verified, then find the value of c. Yes, sir. Okay. तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है द फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल। interval. तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, और मैंने आपको बताया था सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है जी सर। और डिफरेंशिएबल होता है। और आप ग्राफ बना के देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। लॉग एक्स का ग्राफ आपको मैं ब्रिज क्लासेस में समझा चुका हूँ। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है, कोई ब्रेक नहीं होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाइड दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल 1 to e. Second point is also satisfied because every simple logarithmic function is differentiable in the given domain. So this fx is equal to log x function is also differentiable in the given domain 1 to e, open interval 1 to e. You can see its differentiability by its graph as well. There is no sharp point in the graph of log x, so it is differentiable throughout. log x का ग्राफ जहाँ तक याद है ऐसा कुछ होता है, ये 1,0 होता है। तो आप देख सकते हैं देर इज़ नो पॉइंट ऑफ देर इज़ नो शार्प पॉइंट, और यू कैन सी इट्स कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, देर इज़ नो ब्रेक, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द गिवन डोमेन। सो बोथ द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड, इट मीन्स Lagrange's mean value theorem is satisfied or verified. Now we have to find the value of c. So it's quite simple. According to formula, f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. You just put the values, nothing else. a और b की वैल्यूज क्या है? a और b क्लोज इंटरवल को आप इस इंटरवल से कंपेयर कीजिए। तो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है e। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी का मतलब है एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, डेट इज एफ डैश एक्स से 1 अपॉन लॉग एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी का वैल्यू है ई और ए का वैल्यू है 1, उसका फंक्शन में वैल्यू डाल के एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो log e का मतलब हो गया 1 माइनस log 1 0 डिवाइडेड बाय e माइनस 1, सो इट इज 1 अपॉन e माइनस 1।
तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1, सो c इज इक्वल टू e माइनस 1। लेकिन आप इसको डायरेक्टली आंसर मत लिख देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था c की जितनी भी वैल्यूज आएगी वो हमेशा और B ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। जो गिवन इंटरवल है उसको ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। तो e माइनस 1 जो है वो डेफिनेटली इसमें बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि e माइनस 1 का मतलब हुआ e में से एक कम कर दीजिए, e से कम, तो e से कम होगा तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। No, sir. Okay. One more question of Lagrange's mean value theorem. Again, the same question. Verify Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to under root x square minus 4 defined in the interval 2 to 4. और देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन एक्चुअली इसमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में अप्लाई करनी है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिफाइंड इन द इंटरवल 2 to 4 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? C. करेक्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली बताया था अभी। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। लेकिन c का वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले, अच्छा, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आपको रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है, लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करनी है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट से समझ जाएंगे कि इसमें हमें लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करनी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. तो लैग्रेंजेस थ्योरम में c आप डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे, पहले इनिशियली जो 2 पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही हम लैग्रेंजेस थ्योरम में c फाइंड कर सकते हैं। सेम विथ रोलेस थ्योरम। तो पॉइंट 1 इज द फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल 2 to 4। यस, दिस इज कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और देखा जाए तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप इतना ना करें तो आप यहां से भी देख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 या वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इट्स ए पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल is always continuous, right? मैंने आपको लिखवाया Yes, था ना? Right. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So polynomial is always continuous and differentiable in the given interval. तो आप ऐसे लिखेंगे कि the given function is continuous in the closed interval 2 to 4 and the given function is differentiable in the open interval 2 to 4. So Lagrange's mean value theorem is verified. It means we can find at least one value of c of x belongs to open interval 2 to 4 in such a way that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. Now could you please tell me what is the value of a and b here? 2 and 4. 1, a का वैल्यू क्या है? 2. 2, और b का वैल्यू क्या है? 4. तो बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब इजीली। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आपने वैल्यूज पुट की, आपको c का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 6।
और c का वैल्यू जो √6 मिला आपको, वो देखिए क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ओपन इंटरवल 2 to 4 में लाई करना चाहिए, ध्यान रखना। c का जो वैल्यू मिला है आपको, वो ओपन इंटरवल 2 to 4 में लाई करना चाहिए। ये बिल्कुल लाई कर रहा है इसमें, क्योंकि √6 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो इसमें लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये था कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब ये है कि आपको ये एक पॉइंट पूछ रहा है, मतलब x, y पूछ रहा है। ये किसी भी कर्व पे अगर पॉइंट पूछता है तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट x y पूछ रहा है। तो आपने x का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, x का वैल्यू तो आपका c का वैल्यू है, वो तो आपने √6 फाइंड आउट कर लिया। अब c का वैल्यू √6 जो है वो आप फंक्शन में पुट कर दीजिए और f ऑफ c का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फंक्शन हमारा है √x² - 4। Yes, sir. यस, √x² - 4। तो आप यहाँ पर x = c का वैल्यू रख के f ऑफ c फाइंड आउट कर लीजिए। सिंपल है। c का वैल्यू √6 है, तो √6 का स्क्वायर 6 - 4 डेट इज √2। तो c का वैल्यू √6 हो गया और f ऑफ c का वैल्यू √2 हो गया। तो कर्व पर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हो गया x, y, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं c, f of c, √6, √2, and this is your answer. Any doubt in this question? No, sir. No, sir. Good. One more question. Check the validity of Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to x² - 3x + 5 on the interval 1 to 4. If the theorem holds, then find a point C satisfying the conditions of the theorem. So there is no variation in the question. A function fx is given, the domain of the function is given. We have to check the validity of Lagrange's mean value theorem, whether it is verified or not. If it is verified, then we have to find the value of c. Simple question. So point 1 is satisfied because this function is a polynomial of degree 2, and every algebraic polynomial of any degree is always continuous and differentiable in the given domain. So point 1 and point 2 both are satisfied for this function in the given interval. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए लिखा हुआ भी है, the given quadratic function is continuous and differentiable on the entire set of real numbers, hence we can apply Lagrange's mean value theorem. तो हम Lagrange's mean value theorem अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है f' is equal to f of b minus f of a upon b minus a. What is the value of a? Value of a, sir, 1. 1. 1. F of b is 4. 4. तो आप f of b फाइंड आउट कर सकते हैं इस फंक्शन में 4 पुट करके, f of a फाइंड आउट कर सकते हैं इस फंक्शन में 1 पुट करके, और b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 1 है। f' जो है आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, fx का डेरिवेटिव हो गया f' इज इक्वल टू 2x - 3। तो f' का वैल्यू हो गया आपका 2c - 3। सिंपल कैलकुलेशन है, पुट कर दीजिए। C is equal to 5/2, sir. 5/2, 2. correct. So c will be 5/2. So this is answer or not? 5/2 is basically 2.5, and 2.5 belongs to the given open interval 1 to 4. So it is absolutely correct. So the answer is 5/2. So it's closed interval. नहीं, ओपन इंटरवल बेटा। ये जो नहीं,
फंक्शन हमेशा क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होगा, लेकिन सी जो है ना वो हमेशा ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए आप। Okay, sir. व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि c इज इक्वल टू 5/2 पर, c इज इक्वल टू 5/2 पर पॉइंट a यानी 1 और पॉइंट b यानी 4, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो c इज इक्वल टू 5/2 पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप के इक्वल है। यानी that is the straight line joining 2 points 1 and 4 is parallel to the tangent on the curve at x is equal to c is equal to 5/2. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt in this question? No, sir. No, sir. ओके अब हम जो रोलेस थ्योरम के 2 क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको हम कर लेते हैं। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 है और ये फंक्शन 0 से 2 पाई इंटरवल में डिफाइंड है। क्वेश्चन वही है, आपको इसके लिए रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है और अगर थ्योरम होल्ड कर रहा है तो आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है इस गिवन इंटरवल में। कुड एनीबडी प्लीज टेल मी? जिसने ऑफलाइन क्लास अटेंड की है वो नहीं बताएगा, बाकी कोई बताना चाहेगा? Yes, sir. Continuous है। व्हाट्स योर नेम? Sir, Gaurav. गौरव। गौरव कंटिन्यूस क्यों है? सर ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन +2 भी तो है साथ में। सर कंपोजिट फंक्शन है सर। 2 हमेशा y इज इक्वल टू 2 हमेशा कंटिन्यूअस है वेरी और गुड, y इज इक्वल टू sin x भी कंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया। Composite भी continuous द होगा। परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। यस, थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया है। देखिए, दिस फंक्शन एफ एक्स इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, वन इज साइन एक्स एंड सेकेंड इज 2। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है अगर उसके इंडिविजुअल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। मतलब ये है सिंपल सा कि मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड इट्स अ कॉम्पोजिशन फंक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस f4x एंड सो ऑन। इफ f1x, f2x, f3x, f4x all 4 functions are continuous and differentiable in the given domain, सर then कुछ आवाज नहीं आ रही है। is Gaurav, No, am I sir, not आ रही है। audible? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। सर यू आर। Okay, okay. I repeat, if f1x, f2x, f3x, f4x, these all 4 functions are continuous or differentiable in the given domain, then the composite function fx will be continuous and differentiable in the domain in the given domain as well. तो ध्यान रखना कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन जिससे बना है वो इंडिविजुअल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होते हैं तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है गिवन इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कोई ब्रेक भी नहीं है उसमें और कोई शार्प पॉइंट भी नहीं है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, आपको पता है। ये भी कॉन्टिन्यूस होती है, कोई ब्रेक नहीं होता, और ये भी डिफरेंशिएबल होती है, कोई शार्प पॉइंट नहीं होता।
इसका मतलब ये है कि साइन एक्स अलग से कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल है, 2 भी अलग से कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल है, तो इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा साइन एक्स प्लस 2 या साइन एक्स माइनस 2 वो भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा. दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर. तो आपको Yes, sir, it's clear. तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है? आपको एग्जाम में ये लिखना है कि सिंस इंडिविजुअल फंक्शंस sin x and 2 both are continuous and differentiable in the given domain 0 to 2 pi, therefore the composite function fx is also continuous and differentiable in the given domain 0 to 2 pi. मैं आपको लिखवाऊं अभी या आप लोग अपने आप लिख लेंगे इस चीज को बाद में? लिख लेंगे सर. लिख लेंगे सर. यस कोई चाहता है कि अभी मैं लिखवाऊं इसको तो मैं लिखवा सकता हूं, नहीं तो आप बाद में लिख सकते हैं. ओके ठीक है. तो ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है. तीसरा थर्ड पॉइंट रोलेस थ्योरम का ये होता है कि f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है 2 पाई. तो आप देख सकते हैं f ऑफ 0 का वैल्यू साइन 0 प्लस 2 डेट इज 2 और f ऑफ 2 पाई का वैल्यू साइन 2 पाई प्लस 2. साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है डेट इज 2. इसका मतलब f ऑफ 0 और f ऑफ 2 पाई का वैल्यू इक्वल है. So all three conditions are satisfied. If all these three conditions are satisfied, we can find the value of c, at least one value of c, at which f dash c is equal to 0. तो बस आप पहले f dash x find out कर लीजिए. This is cos x. x का वैल्यू c पुट कर दीजिए. f dash c that is cos c. f dash c को 0 पुट कर दीजिए. cos c 0. तो c का वैल्यू क्या होगा बताइए? पाई बाई 2 भी हो सकता है, 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 2 भी हो सकता है, 7 पाई बाई 2 भी हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है, माइनस 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है, माइनस 5 पाई बाई 2 भी हो सकता है. Infinite. There are infinite values of c at which cos c is equal to 0. Is not so? Yes, sir. But सर माइनस वाला. माइनस वाला मतलब सर माइनस वाला कैसे होगा 0 से 2 पाई के बीच में? वही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे. नहीं Yes. नहीं आई एम कमिंग टू द पॉइंट. There are infinite values of c at which cos c is 0, but we will accept these two values only, because I again and again saying that the values of c must lie in the open interval 0 to 2 pi. 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2, 9 pi by 2, these all are not lying in this interval. Minus pi by 2, minus 3 pi by 2, these all are not lying in the interval. But pi by 2 and 3 pi by 2 are lying in this interval. So the answer is pi by 2 and 3 pi by 2. Got it? Yes, sir. Gaurav? यस सर. Okay. Anybody else? Any doubt? No, sir. देखिए No, इसको देखिए ग्राफिकली भी समझाया गया है. अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को. आपके लिए एक एडवांटेज है, अगर आप मैथमेटिकली रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ, तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ ग्राफ बना के ये लिख सकते हैं कि एग्जामिनर यू कैन सी बाय द ग्राफ दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट and differentiable throughout because there is no break and there is no sharp point, and you can also see that
मार्क कर देना, दीज आर टू वैल्यूज ऑफ सी एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. सो द आंसर इज दिस. तो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफिकली भी डायरेक्ट शो कर सकते हैं. ये देखिए, ग्राफ से देखिए आप, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ होता है. दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई. आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल 0 से 2 पाई में ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, देयर इज नो ब्रेक. आप ये देख सकते हैं कि 0 से 2 पाई इंटरवल में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इट्स थ्रू आउट डिफरेंशिएबल. और आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0 का वैल्यू और f ऑफ 2 पाई का वैल्यू सेम है, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई, दोनों का वैल्यू सेम है. तो अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम there will be exist at least one value of c at which f dash c will be 0. तो आप देख सकते हैं कि एक तो पॉइंट पाई बाई 2 है और एक पॉइंट 3 पाई बाई 2 है, जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा, मतलब f डैश पाई बाई 2 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी. तो f डैश पाई बाई 2 भी 0 होगा और f डैश 3 पाई बाई 2 भी 0 होगा. इसका मतलब हमारे पास c की दो वैल्यूज आएगी, एक तो पाई बाई 2 और एक 3 पाई बाई 2. Any question? अभी अंदर से Any doubt? अजीत? नो सर. तो आप एग्जाम में अगर ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन हमारा ये वाला है, फंक्शन इसने बाद में डिफाइन किया है. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा. फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस 1, और ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल -1 to 3 में. Function is minus modulus x minus 1 plus 1 and it is defined in the interval -1 to 3. Okay? तो कभी भी मॉडुलस फंक्शन आए तो आप जल्दीबाजी में ये मत बोल देना कि ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है या थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है. सॉरी, कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, डिफरेंशिएबल है मत बोल देना, क्योंकि नॉर्मली मॉडुलस फंक्शन में ही शार्प पॉइंट बनता है, आपको पता होना चाहिए. राइट? तो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन खोलना सिखाया था, और अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कभी भी मॉडुलस फंक्शन आए तो उसका ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, और ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा, आपको भी पता है. ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं. एक तो मैंने आपको समझाया था ब्रिज क्लास में, आप x का वैल्यू पुट करते जाइए, y का वैल्यू फाइंड आउट करते जाइए और उन पॉइंट्स को ड्रॉ करते जाइए तो आपका ग्राफ बन जाएगा. एक मेथड तो ये है. सेकंड मेथड मैंने आपको समझाया था मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कि आप सबसे पहले इस मॉडुलस को खोल के इस फंक्शन को रीडिफाइन कीजिए, और रीडिफाइन करने का मैंने तरीका भी बताया था आपको, बहुत ही डिटेल में समझाया था. जैसे मुझे इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है तो मॉडुलस किस पॉइंट पर 0 हो रहा है? 1 पे सर. यस. तो मैंने आपको समझाया था कि एक नंबर लाइन बनाना और उसमें उस पॉइंट को शो करना जिस पर मॉडुलस 0 हो रहा है. x इज इक्वल टू 1 पे मॉडुलस 0 हो रहा है, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 1 यहां शो किया है. अब इस पूरी नंबर लाइन को कवर करते हुए अकॉर्डिंगली, मतलब बेस्ड
बेस बनाते हुए x इज इक्वल टू 1 का, इस पूरे नंबर लाइन को कवर करते हुए आपको देखना है कि फंक्शन का नेचर कहाँ कहाँ कैसा होता है। तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक समझाया था, याद है ना आप सबको? यस सर ये सर। मुझे नहीं आता, ये मैं तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक पहले देखिए कि फंक्शन का नेचर कैसा है। आप माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस मॉडुलस में, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ध्यान रखना 1 के इक्वल नहीं है ये, माइनस इन्फिनिटी से 1 के इक्वल नहीं है। जल्दी बताइए। भाई नेगेटिव सर, हाँ नेगेटिव ही आएगा सर। हाँ, अगर आप माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई भी x का वैल्यू इस मॉडुलस में पुट करेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। मैं मॉडुलस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन नेगेटिव आएगा ना? यस सर। यस। और ऑलरेडी नेगेटिव एक बाहर है, ये रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू बनेगा x माइनस 1 और ये प्लस 1 साथ में, ये प्लस 1, तो आपका फंक्शन का वैल्यू बन गया x। चलिए, अब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आ गए। अब आइए एग्जैक्टली 1 पर, x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1। अगर आप एग्जैक्टली 1 पुट कर देते हैं इस मॉडुलस में तो क्या बनेगा? ये 0, और 0 हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और बाहर नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये मॉडुलस में जो फंक्शन है ये खुलेगा माइनस ऑफ x माइनस 1, क्योंकि माइनस ये वाला साइन बाहर है और ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो x माइनस 1 साथ में ये प्लस 1, तो आपका बन गया माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो x का वैल्यू जब 1 होता है तब फंक्शन का वैल्यू होता है माइनस एक्स प्लस 2। x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 1 होता है तब fx का वैल्यू होता है x। चलिए, अब x टू इन्फिनिटी बात करते हैं। अब बात कीजिए आप x टू इन्फिनिटी, सॉरी x का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। तो अगर आप 1 टू इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इस मॉड्यूलस का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। और नेगेटिव साइन बाहर है तो माइनस नेगेटिव साइन, और फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और प्लस 1 साथ में, तो ये वापस बन गया माइनस एक्स प्लस 2। तो पूरी नंबर लाइन हमने कवर कर ली है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x lies between माइनस इन्फिनिटी टू 1। और आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पर और x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी पर, दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम है माइनस एक्स प्लस 2। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए माइनस एक्स प्लस 2 when 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने मॉड्यूलस फंक्शन को खोल लिया। ये हमने मॉड्यूलस फंक्शन को खोल लिया। समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब आप देख सकते हैं दो तरीके हैं, वापस मैं बता रहा हूं। या तो आप इसका ग्राफ बना लीजिए, तो ग्राफ बनाना बहुत इजी है। x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 1 हो तब y का वैल्यू x होगा। ये देखिए, x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक हो तो y का वैल्यू x होगा। ये देखिए, y का वैल्यू x है। ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। और जब x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो तब y का वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 होगा। तो y का वैल्यू
माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ आप सबको बनाना आता है स्ट्रेट लाइन, वो जब आप बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आपका जो मॉडुलस का ग्राफ है वो ये वाला मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडुलस के ग्राफ में शार्प पॉइंट आएगा ही आएगा। देयर इज ऑलवेज ए शार्प पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, and at that sharp point the function is not differentiable, no doubt। तो इस फंक्शन के बेस पे आप ये ग्राफ बना लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा यहां से लेके यहां तक, तब y का वैल्यू x होगा। ये देखिए y का वैल्यू x होगा। और जब x का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी होगा तब y का वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू होगा, या y का वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू होगा। Understood everybody? Yes. Now you can justify that this function is throughout continuous in the given interval, but it is not differentiable at this point, which is x is equal to 1, because there is a sharp point on the curve. So the function is not differentiable at x is equal to 1. Agree or not? x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कर्व के ऊपर शार्प पॉइंट आ रहा है ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं Yes, है। sir. Yes. अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक और तरीका है। आपके सामने ये फंक्शन डिफाइंड है, देखो f(x) इज इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू व्हेन x लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। आपको याद है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है। तो आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर इस फंक्शन को लेते हुए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों अनइक्वल आ जाएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है या नहीं आता? जल्दी बोलिए, नेक्स्ट क्लास है फिर। गाइस, यस और नो? नो सर। नो। देखिए यहां मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इस फंक्शन को लेते हुए आप x इज इक्वल टू 1 पर, आप बोलोगे सर हम ग्राफ से क्यों माने आपकी बात कि x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये। तो आप इस फंक्शन को लेते हुए मैथमेटिकली x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। फंक्शन f(x) is said to be differentiable at x is equal to a if left hand derivative is equal to right hand derivative, that is limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h is equal to limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h। तो ये किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर चेक करने का मेथड होता है। x इज इक्वल टू a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए इसका। ले लिए सर। अब आप एक काम करना, मैंने अभी जो बताया आपको, x इज इक्वल टू 1 पर उस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। आप ये फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप ये फंक्शन यूज करना क्योंकि x लेस देन 1 पे ये है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप ये फंक्शन यूज करना क्योंकि x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 पे ये है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अनइक्वल आ जाएंगे, तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो मैथमेटिकली कि हाँ x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। So since the function is not differentiable at x is equal to 1, or you can say
the function is not differentiable in the given interval, therefore Rolle's theorem is not verified. क्योंकि तीनों में से अगर एक भी पॉइंट डिससेटिस्फाई हो जाता है तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं मानी जाती है. सो रोलेस थ्योरम इज नॉट verified for this function in the given interval. Any doubt? No, sir. Okay guys, if you don't have any doubt, then please do the questions of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem from any e-book or any engineering mathematics book or from Google. I have uploaded the assignment yesterday in the Google Classroom. Please solve that assignment as well by Sir, using. please add me in Google Classroom. I am not there. You just get the link. You just WhatsApp me, personal WhatsApp me. I will Okay, sir. I will share the link. Okay. Sir, can you suggest me a book for practicing maths? You can prefer any e-book. Already Google Classroom में e-book मैंने डाल रखी है, अपलोड कर रखी है. आप टॉपिक वाइज वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं. और अगर आपको वैसे बुक चाहिए तो आप ग्रेवाल की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले सकते हैं, पियर्सन की ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की ले सकते हैं. किसी भी पब्लिशर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक एक रेफरेंस बुक के लिए आप ले लीजिए. वो Okay, आप sir. लाइब्रेरी से ले लेना जब आप यहाँ पे आओ. अदरवाइज आप ई बुक से काम चला सकते हो अभी. Okay, sir. Thank you. Okay, study according to topics, not according to syllabus. Okay, sir. Okay, sir. so thank you very much all of you. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.